सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमारे साथ आए हैं अनुज, मिस्टर अनुज वोरा, सरल इन्वेस्टमेंट के फाउंडर। तो गैस आज हम उनके पास से सीखने वाले हैं कि कैसे हम अर्ली 20s के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अनुज भाई, वेलकम टू हियर। आप हमारे चैनल के ऊपर है, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ आए इसलिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अनुज भाई, सबसे पहले मेरे को तो पता है कि आप फाउंडर सरल इन्वेस्टमेंट के, इसलिए आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ ब्रीफ देंगे हमारी ऑडियंस को। हाँ हाँ, बेसिकली मेरी जो कंपनी है सरल इन्वेस्टमेंट, वो है एक्चुअली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। बेसिकली मेरा जो प्राइमरी टास्क रहता है वो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और फाइनेंशियल प्लानिंग के बेस पर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी पूरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से करनी है तो मेरी कंपनी के थ्रू मतलब हो सकता है। तो प्राइमरी ये बिजनेस है। फिर सरल इन्वेस्ट में ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट और वो सभी इंक्लूडेड है। और अगर दूसरे बिजनेस की बात करूँ तो अभी जो बहुत ही अच्छा चल रहा है वो है इंटरनेशनल जो मेरा कंसल्टिंग है वो, और फाइनेंशियल कंटेंट राइटिंग है वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक तरफ हम सरल इन्वेस्टमेंट को इंडिया स्पेसिफिक कंसीडर कर सकते हैं, और जो दूसरा जो है वो इंटरनेशनल स्पेसिफिक, और इंटरनेशनल स्पेसिफिक भी नहीं, पर आई शुड से ओनली यूएस कनाडा स्पेसिफिक। सो दिस इज व्हाट आई डू। टू मच ग्रेट, टू मच ग्रेट। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप हमारे पास है इतने भी, क्योंकि आपको जहाँ तक आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर? नियरली मोर देन 3.5 years। मोर देन 3.5 ईयर्स। और जहाँ तक मेरी आपके साथ पहले बात हुई है, उसके रिगार्डिंग आपने कुछ 1 CR से भी प्लस की वर्थ बनाई हुई है इस फील्ड के थ्रू। नहीं, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है कि मेरी अंडर में जितना भी इन्वेस्ट हो तो हुआ है उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसकी वैल्यू अभी 1.7 करोड़ है। 1.7 करोड़, दैट्स अ बिग अमाउंट। तो यस। अनुज भाई, अभी आपके कुछ बैकग्राउंड के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन फील्ड के लिए आप कहाँ से आए? ओके, सो अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, पर फ्रॉम आई शुड से सेकंड सेमेस्टर ऐसा था कि खुद का कुछ हो, खुद की कुछ मतलब अर्निंग स्टार्ट हो सके। पर कॉलेज से तो जॉब और वो सब अलाउ नहीं होता। तो मेरे पापा के कंसल्टिंग के बाद मैंने सोचा कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हम जा सकते हैं, पर मुझको कोई आइडिया नहीं था फाइनेंस का। तो मतलब किताबें पढ़ने शुरू की। ऑब्वियसली स्टार्टेड विथ रिच डैड पुअर डैड, देन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, देन वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, एंड मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ी तो पता चला कि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। मतलब कंप्यूटर साइंस के अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है करने के लिए। तो मैंने मतलब एग्ज़ाम क्लियर की जो NISM की होती है, जो मतलब अगर किसी को म्यूचुअल फंड या इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्स होती है, तो वो आपको क्लियर करनी होती है और देन यू आर गुड टू गो। सो वो एक प्राइमरी रीज़न था, और एक लॉन्ग टर्म भी एक गोल था कि अगर मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाऊँ तो मेरे पास कुछ करने के लिए अपना खुद का होना चाहिए। तो वो दूसरा एक रीजन था ये सरल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। बेसिकली आप जो फील्ड में हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉलेज मैटर नहीं करते कि कॉलेज कितना रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। बेसिकली एग्जैक्टली नहीं, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। कहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कहाँ फाइनेंस, ये म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट और वो सब। एग्जैक्टली, क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग होती है उसमें से मोर देन 60 to 70% इंजीनियरिंग तो Tier 3 Tier 4 कॉलेज से होती है, और मे बी आपने Tier 3 और 4 के कॉलेज से ही पास आउट किया है। या टियर 2 आई शुड से, टियर टीयर टू 2 ज्ञान या मंदिर टियर इंस्टीट्यूट 3, ऑफ आई डोंट टेक्नोलॉजी। नो एक्चुअली वेयर माय सिटी स्टैंड्स। यार, तो मतलब ये एक ऐसी फील्ड होती है, क्योंकि बेसिकली हमारे चैनल के अंदर मैं क्या शो करना चाहता हूँ कि बिसाइड्स आपकी एजुकेशन के अलावा बहुत सारी और भी स्किल्स होती है जो हमें सीखनी चाहिए, जो कि हमारे लिए काम में आती है। ऐसा नहीं है कि सारे इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसे आपने एस्टेब्लिश की उस टाइप की सारी चीज़ें करें, लेकिन एटलीस्ट पर्सनल लेवल के अंदर हमें कुछ फाइनेंशियल चीज़ के बारे में पता होना चाहिए।
टॉपिक और को नहीं स्टार्ट। उसी वजह से मतलब दूसरे सेमेस्टर में ही मुझको मतलब ऐसा रियलाइज हो गया कि मेरा जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रिप थी वो बहुत ही पुअर थी। मतलब being a student from Gujarati medium, obviously my English was poor. So I thought that the best way to improve English is by starting writing and reading. So मैंने ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए मेरे वेबसाइट पे। और अभी और बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग आई ऑलरेडी wrote more than 200 blogs. So from that मतलब वो इंग्लिश इम्प्रूव हुआ तभी से वो प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई थी कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जो डील करता हूँ वो ऐसे नहीं हो पाती। इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए। तो वो सभी जो चीज़ है वो नॉट जस्ट इन फाइनेंस, मतलब इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स और फाइनेंस दोनों तीनों जो है वो डिफरेंट थिंग है। वो इसीलिए हमको ज़्यादा स्किल्स एक्वायर करना चाहिए और इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग कनेक्ट्स। या दैट्स स्टीव जॉब का भी एक कोट है कि कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे कुछ कुछ आपको समझ में आता जाएगा। राइट। अपने पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि अर्ली ट्वेंटीज के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, कि एट एज ऑफ 35 28 और मतलब 25 की उम्र के पहले क्यों इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है, क्या उससे कुछ बेनिफिट होता है क्या? हाँ मतलब बेनिफिट तो बहुत होता है। मतलब ऐसा देखने को मिला है कि अभी जो यंग जनरेशन है, मतलब फ्रॉम 18 to 25 आई शुड से, उन लोगों का ये एडवांटेज है कि वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। हमारे पास बहुत ही इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च ऑन गूगल दैट बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, यू विल गेट टन्स ऑफ रिजल्ट्स, राइट। सो it is very easy for us to invest, but the problem is that ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, किस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब फंडामेंटल कौन से देखने चाहिए। और अगर अर्ली इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो उसको टाइम लगता है। अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं, वॉरेन बफेट का ये कहना है कि द बेस्ट ड्यूरेशन फॉर टू स्टे इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट इज फॉरएवर, मतलब कभी बेचना ही नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं कि वॉरेन बफेट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है वो 70 इयर्स से भी ज्यादा है। मतलब वॉरेन बफेट की एज नियरली 91 92 है और 70 इयर्स तो हो चुके हैं मतलब इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एट द एज ऑफ 18 स्टार्ट करते हैं तो हमारे फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट एज स्टैंडर्ड पकड़ के चलते हैं 60, 60। राइट। तो 18 इयर्स से हमने शुरू किया है तो हमारे पास 42 इयर्स है अभी, और 42 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है और हमको हमारी वेल्थ बहुत ही इजीली क्रिएट हो सकती है। हमको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे, हमको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। If you start investing early, it is easier to become wealthy. एक That is why one should start investing in 20s instead of 30s. And पब्लिक जो है वो रियलाइज होता है कि अभी जो टाइम हो चुका है इन्वेस्ट करने का, मतलब वो होता है 35 40, मतलब अर्ली 30s। उस टाइम में मालूम होता है कि अभी अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो अभी कैसे इन्वेस्टमेंट मैनेज करे। तो वो सब चीज का देख के फिर डिसाइड करता है कि अच्छा इस अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए। और अर्ली 20s और कॉलेज स्टूडेंट्स का ये फायदा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी होती नहीं है, मतलब फैमिली की या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो हम जितना भी पैसा हम कमा सकते हैं उसका हम 80-90% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही बेस्ट एडवांटेज है। क्योंकि अभी की एज में कोई, आपने जैसे कहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, बस पढ़ना है। और हमें एज अ पॉकेट मनी 1000 रुपीज तो सबको मिलते ही है पर मंथ के लिए। तो हम 1000 रुपये के भी स्टार्ट करे तो भी वो बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि आगे जाके कोई जॉब करेगा, कोई कुछ करेगा, स्टार्टअप टाइप करेगा। एक कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं 10, क्योंकि ऑडियंस को पता चले कि कितना डिफरेंस आता है। अगर आज मैं
एक ऐसा जपन रावणी को कंसिडर करो जो 20s की एज का है, उसने अपनी इन्वेस्टिंग 20s की एज से स्टार्ट कर दी, और एक ऐसे जपन रावणी को पकड़ो जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट 30s की उम्र में स्टार्ट की। एट द एज ऑफ राइट 60 दोनों की इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना फर्क होगा, मतलब 1/2 फर्क होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, कितना एज अ कंपेरिजन डबल रेशियो। ट्रिपल से भी ज्यादा होगा, बहुत फर्क हो जाएगा उसमें। अगर हम एग्जैक्टली। कंपाउंडिंग का रूल प्रिंसिपल यूज करेंगे कि फॉर एग्जांपल तुमने बताया कि ट्वेंटीज में स्टार्ट करते हो और थर्टीज में स्टार्ट करते हो, तो तुम्हारे पास अभी रिटायरमेंट के लिए 60, लेट से तुम जो इन्वेस्टमेंट जो विड्रॉ करोगे वो एट द एज ऑफ 60 करोगे, तो मतलब अ, फर्क जो आया वो है 12 30 साल का और फर्क 40 है। इयर्स का। हाँ, 12 साल बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर मैं इसमें कैलकुलेट करके बताऊँ तो आपको पता चलेगा कि उसमें मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना बड़ा नंबर सिर्फ 10 या 12 साल में भी हो सकता है। ऐसा होता है लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग, ऐसे वर्क करता है। इसीलिए तो वॉरेन बफेट बोलता है कि मैं एट द एज ऑफ 11 आई वाज वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज आई हैवंट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, एट द आई एज वाज ऑफ वेरी 11 लेट। या दैट्स टू मच कि हमने 18 की हुई है, अभी लेट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर उनके लिए 11 साल की उम्र लेट था तो 18 साल की उम्र तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया। और आज की अगर मैं बात करने में हूँ तो हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी 30 की एज में। मेरे पापा की बात करूँ तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी एट द एज ऑफ 32। तो क्योंकि उस टाइम राइट इंफॉर्मेशन थी नहीं इतनी, हमें कुछ इतना स्टॉक के बारे में पता नहीं चला था। आज की जनरेशन के पास ये एडवांटेज अच्छा है कि उन्हें हर एक चीज की इंफॉर्मेशन तो है एटलीस्ट, अगर वो कुछ करना चाहे हाँ तो अपने कुछ कर सकता है। हाँ, अ, मतलब इंफॉर्मेशन है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट किसी के दिमाग में नहीं जाता है ठीक तरीके से। हाँ, क्योंकि और ऐसे। इसीलिए सिर्फ 1% लोग ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के ले जाते हैं। हाँ, ऊपर से उनकी ये होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती, जैसे कि आपने कहा कि वॉरेन बफेट ने ये होल्डिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं फॉर एवर तक, कि वो हमेशा होल्ड राइट करना ही चाहेंगे, बेचना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वॉलेंटाइन में दिखेगा कि नहीं स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जब 1-2% भी नीचे जाएगा डायरेक्ट सेल हो जाएंगे, सेल बुक कर देंगे। क्योंकि राइट ऐसे आपने कहा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वहां पे मैंने पढ़ा इस टर्म को स्पेक्यूलेटर्स कहते हैं, कि जहाँ पे राइट ऐसे लोग राइट जो वॉलेंटाइन को देखते ही चीजें सेल करने लगते हैं विदाउट एनी नोइंग, तो उन्हें स्पेक्यूलेटर्स कहा जाता है, वो एक्चुअल इन्वेस्टर्स नहीं होते। राइट राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए विजन और फंडामेंटल नॉलेज कोई पर्टिकुलर कंपनी का होना जरूरी है, तभी आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी पे ट्रस्ट करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे। अब बात यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की हम कर रही थी, तो आप थोड़ी सी ब्रीफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की दीजिए और थोड़ी सी ब्रीफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दीजिए, कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, किसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे, किसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली हमारे इंडिया पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो ज़्यादातर 12 टू 24 मंथ्स का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, और 2 साल से ज़्यादा बोलते हैं तो मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सेबी इट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। सो मतलब अगर हमको शॉर्ट टर्म में जाना है तो हमको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे, क्योंकि हमको मतलब सेफर साइड कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में ही हमको पैसे चाहिए और हमारे पैसे 2 साल में कम हो जाते हैं तो हमारा लॉस हो गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर तो फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल है, लिक्विड फंड का ऑप्शन अवेलेबल है, डेट फंड्स अवेलेबल है, मतलब डेट म्यूचुअल फंड्स, या फिर मतलब गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं, ये ऐसा डेट सभी। फंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। डेट फंड्स का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप कहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स होता है, क्रेडिट रेटिंग बिल्स होता है, वो उसका कोई स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके जो पैसे हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही सेफर साइड है, और आपको मतलब रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मतलब 6-7% यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेट फंड्स। डेट फंड का कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि इस फंड को डेट फंड कहेंगे या ऐसा कुछ, क्योंकि इसके बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं था डेट फंड के बारे में। मतलब वो तो ऐसा बॉन्ड फंड बोलते हैं, सिर्फ
मतलब मल्टी कैप, मतलब मैग्नम, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप, यू कैन चेक, नहीं सॉरी, एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड ऐसा नाम है, तो यू कैन चेक, बिकॉज डेट फंड्स का जो होता है वो पोर्शन, वो ज़्यादातर मेरे जो क्लाइंट्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है, तो मैं एक्चुअली वो मुझको ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि डेट फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे जो क्लाइंट का बेस है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स का है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल नेशनल पेंशन स्कीम इज देयर, वेयर हम फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 60 हम पैसे विड्रॉ करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। देन वी हैव पीपीएफ व्हिच इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जहां पर हम 3 साल, 5 साल, 10 साल और फिर 15-20 साल तक भी इन्वेस्ट करके हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी जनरेशन के लिए तो शॉर्ट टर्म इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ अभी लिक्विडिटी की जरूरत है नहीं इतनी, क्योंकि बेसिकली शॉर्ट टर्म तो लिक्विडिटी के लिए मेनली मेरे अकॉर्डिंग रखा जाता होगा, क्योंकि हमारे पास क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर कल को कोई इमरजेंसी आई तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम ऐसा होता है कि डायरेक्टली हम पैसे ले सकते हैं। करेक्ट नहीं था ये? राइट, नहीं सही है। मतलब शॉर्ट टर्म में मतलब उसी तरीके से रिटर्न मिलता है ना, शॉर्ट टर्म में रिटर्न कंपैरेटिवली लोअर होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमको 12-15% रिटर्न मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो डेट फंड्स है और फिर शॉर्ट टर्म के लिए जो एसेट क्लासेस जो अवेलेबल है, जो मैंने बताया, उसमें इतना रिटर्न नहीं मिल सकता। You can only expect 6-7%, and maximum if you are lucky you can get 8-9% return in debt funds. 8-9% in debt fund, ये सुनने में तो लग रहा है कि 2-3% का डिफरेंट है, लेकिन जब बात कंपाउंडिंग की आएगी तब ये कुछ अपना खेल दिखाएंगे, क्योंकि हाँ राइट। मेरे कुछ फ्रेंड्स को अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 12% का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे 15%, वो लोग बोलेंगे 3% की है, 3% में क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन जब कंपाउंडिंग की बात आती है तब पता चलता है कि 10% बहुत ज्यादा हो जाएगा एक्चुअल में, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पर ईयर का 3% मतलब बहुत ज्यादा है। यस डेफिनेट। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को तो एक टर्म है CDS, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और एक FD है, तो दोनों का मतलब क्या होता है? CDS और FD एक ही है या अलग अलग है, क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मेरे हिसाब से जो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं वो अमेरिका के पैटर्न का जो वर्ड है फिक्स डिपॉजिट, ये है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर मंथ्स लाइक 6 months 1 year तक हमारे जो पैसे होल्ड पे रहते हैं और हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट। सो इट इज based on my opinion, I'm not sure if it is right or wrong, but मैंने कहीं पढ़ा था कि यहाँ के फिक्स डिपॉजिट को वहाँ का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। मतलब वही, मतलब बोथ आर सेम, बट थोड़ा कहने का तरीका अलग है कि यूएस में कुछ अलग रूल्स चेंज होते हैं, राइट। और एक्चुअली आज के टाइम में क्या है कि FD मतलब इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन की बात करने आए तो अभी कोरोना के कारण इन्फ्लेशन का जो रेट था वो 7.47% था। तो अगर FD की बात करने में आए तो मेरे अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 4-6% का आपको इंटरेस्ट देगी, राइट। तो मतलब FD आज के टाइम में इतना कुछ अच्छा सोल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास एक अमाउंट है, उसे आप FD के अंदर रख दो जहाँ पे आपको 4-6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि कोई एक अलग टाइप की बैंक आती है जहाँ पे हमें इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट के अंदर। बैंक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, पर उसकी जो मतलब वो जो उस बैंक का जो फंडामेंटल है वो भी जानना जरूरी है ना, कि कोई नई बैंक आके हमको बोलती है कि हम 8% रिटर्न्स आपको देंगे, पर ऑन व्हाट बेसिस द बैंक इज ऑफरिंग यू दिस मच अमाउंट ऑफ रिटर्न, राइट? इट्स लाइक डबल देन
SBI. If SBI is offering 4% on 4 to 5% on fixed deposit, and the other new bank is offering 8%, then that should be a worry समथिंग रॉन्ग, before investing. Yeah. So क्योंकि मतलब ये भी एक ऑप्शंस अच्छा तो आपने हमारे, लूपहोल बताया। सॉरी। ये भी एक आपने अच्छा लूपहोल बताया, क्योंकि अगर कोई आएगा वो डायरेक्टली सुनेगा, क्योंकि एफडी के अंदर आपको 8% का इंटरेस्ट है, तो जिसे नॉलेज नहीं होगी वो तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि 8% का इंटरेस्ट एफडी के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा है, और इन्फ्लेशन को भी हम डायरेक्ट बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन इफ वी कंसिडर 6% इन इंडिया या हिस्टोरिकली, तो after Modi government, it was below 5%, but historically it was like 6.5%. और ऊपर से अगर कोई ऐसी कुछ पेंडेमिक आ जाए कि जहाँ पे कोरोना जैसे कुछ और, क्योंकि अभी खत्म तो हो नहीं रहा कोरोना, अभी भी लोग बोले तीसरी वेव आएगी, आएगी तो आएगी, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर पूरे मार्केट की बैंड बच जा रही है, क्योंकि जब कोरोना के टाइम जो मार्केट देखा था वो 10 to 50% क्रैश हो गया था निफ्टी भी, तो ये Yeah, थोड़ा it सा was nearly 30% crash. 30% क्रैश, ओ Right. ये बहुत ज्यादा ही हो गया क्रैश के लिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी स्टॉक को चुनने से पहले, क्योंकि आज की जनरेशन इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलो तैयार हो जाएगी, क्योंकि पॉकेट मनी मिलती है, कुछ ऐसे भी लोग हो जाएंगे कि चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी उनका यही सवाल होता है कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कौन से स्टॉक के अंदर, तब उनके लिए आप क्या पार्ट शो करेंगे कि इस पार्ट के ऊपर जाना चाहिए? पहली बात तो यह है कि कोई मतलब कोई बिगिनर जो जब भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये रेकमेंडेड नहीं है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मतलब पहले आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें, उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाके देखें कि वो मतलब आपके जो फंड है उसमें कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, उस कंपनीज का बिजनेस मॉडल चेक करें, और वो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। मतलब मैंने निफ्टी 50 ऐसे बोला क्योंकि जो इंडिया की जो 50 बेस्ट कंपनीज है वो होती होंगी निफ्टी 50 में, ठीक है। तो उसमें से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी सही नहीं है, किस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, और वो सब चीज़ पहले हमको सीखनी पड़ेगी। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट मतलब लगता तो बहुत अच्छा है कि ये हमारा पैसे बढ़ रहा है, पर हमको ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी एक स्मॉल इवेंट जो है वो हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो मालूम नहीं होता, वो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। या कुछ लोग ये कहते हैं कि तो नहीं इसीलिए इट इज एडवाइजेबल पहले स्टॉक सिलेक्शन को साइड में रखो, और पहले म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या है, उस पर लर्निंग पर फोकस करो रादर देन जस्ट बाइंग स्टॉक्स। नहीं, आपकी बात ये सही थी कि लोगों को हमारी जनरेशन को बेसिकली ये अच्छा लगता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है ना तब ऐसा लगता है प्राइस बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन जब सडन डाउन आएगा ना तब लगेगा नहीं नहीं नहीं, डाउन आया, मतलब वॉलेटिलिटी को समझते नहीं है कुछ लोग। अब आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की, चलो मैं मेरे को ही अपने पैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करूँगी? वहाँ पे निफ्टी 50 नहीं है, सेंसेक्स भी है और बहुत सारे फंड है, तो मैं उसे सिलेक्ट कैसे करूँ में से? स्टार्टिंग तो निफ्टी 50 से ही करो तो बेटर रहेगा, फिर म्यूचुअल फंड को समझो। और अगर म्यूचुअल फंड को मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब मतलब आपका प्रोफेशनल जो वर्क लाइफ है वो बहुत बिजी है, तो यू कैन जस्ट हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हु कैन मैनेज योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और जस्ट स्टार्टिंग की बात करूँ तो आई वुड ओनली रिकमेंड टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 बिकॉज सी अगर कोई कंपनी, कोई भी कंट्री, whether it is India, UK, the United States, if you invest in top 50 companies, top 30 companies, in the United States it's top 500 companies which we call S&P 500. So if you invest in those companies, in the long run you will never make loss. It's impossible to make loss because you are investing in fundamentally sound companies. There is guarantee that they will perform well in the long run because people keep consuming and these companies will make more and more money. So
इंडिया की बात करें तो 11 to 12% रिटर्न होता है वो निफ्टी में, आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। लॉन्ग टर्म मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 7 to more than 7 years, राइट। और दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो वो बहुत दूर है, मतलब भारत 11 to 12% तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। मतलब फिक्स डिपॉजिट देख लो, पीपीएफ देख लो, बाकी सभी एसेट क्लास तो बहुत दूर है। इक्विटी मतलब ये इंडेक्स का जो फंड है वो हमको अच्छा रिटर्न देता है। पहले इंडेक्स फंड को समझना पड़ेगा, बाद में आप जा सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक स्मॉल कैप फंड आर आल्सो देयर, इंटरनेशनल फंड्स आर आल्सो देयर, thematic funds are also there are a lot of options, but you need to learn before investing, that's the main thing. तो आज मेरे को ये चीज सीखनी होगी, तो क्या रिसोर्सेस आप रेकमेंड करेंगे कि हम यहाँ से सीख सकते हैं? और आपके कुछ उसके बारे में कुछ डिटेल में हमें बताओ कि क्या है एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में तो एक्चुअली सोर्सेज का तो मुझको पता नहीं है, पर जस्ट गूगल पर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स और ऐसा सब कीवर्ड्स में मालूम पड़ जाएगा कि कितना रिस्क किस फंड्स में ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल लार्ज कैप फंड्स में सबसे कम रिस्क होता है लॉन्ग टर्म के लिए। मिड कैप फंड्स में थोड़ा सा लार्ज कैप से ज्यादा रहता है, और स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा रहता है। और इस तीनों फंड्स को साइड में रखते हैं, और स्पेशली थीमेटिक फंड की बात करें, थीमेटिक और सेक्टर फंड, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड, तो उसमें होता है हाईएस्ट रिस्क। ये जो कैटेगरी हो गई वो हाईएस्ट रिस्क की हो गई। फिर आता है इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्जांपल कोई एक फंड है वो यूएस की कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है, तो हमारा जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है वो यूएस इकोनॉमी के बेस हो गया, तो उसमें रिस्क उससे भी ज्यादा होता है। मगर अगर यूएस स्टॉक मार्केट गिरता है तो हमको लॉस होता है। फॉर एग्जांपल यूएस स्टॉक मार्केट गिरता है और हमारा मार्केट स्टेबल रहता है, तो हमारा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। मार्केट को कुछ नहीं हुआ। हाँ, इंडियन मार्केट को कुछ हुआ नहीं, बेसिकली यूएस मार्केट जब क्रैश हुआ तब हमारे भी वेल्थ क्रैश हो गई, पोर्टफोलियो हमारे भी। राइट, यस। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब सेबी हैज provided a lot of options for investors so that investors can choose where to invest based on the risk taking ability. यहाँ पे आपने 3 चीज की बात की, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ये थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे कुछ? मतलब जो लार्ज कैप है वो इंडिया की मतलब टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। मतलब वो जो फंड मैनेजर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि ज्यादातर पोर्शन जो है 60-70% पोर्शन जो इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो लार्ज कैप पर होना चाहिए। मगर मिड कैप की बात करें तो probably if I'm not wrong it is like 101 to 250। ये जो फिगर है जो मैं बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन मार्केट कैप, ये जो आता है वो मिड कैप स्टॉक्स आते हैं मतलब उसमें। और जो 250 से अप है, 250 से ज्यादा है, वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और वो सब कंपनीज आती है। उसमें रिस्क आपको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये कंपनीज का जो रेवेन्यू, टर्नओवर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बहुत ही इनस्टेबल होता है। मतलब उसी के वजह से आप देख सकते हो कि जब स्मॉल कैप रिटर्न देता है ना तो वो एक साल में 40-50% तक भी दे देता है, और जब नहीं देता तब 3-4 साल तक कुछ नहीं देता। मतलब लार्ज कैप ये वोलेटिलिटी रहती है। और अगर फॉर एग्जांपल उसकी हम कंपेयर करें कि लार्ज कैप में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको उतना नहीं मिलेगा कि एक साल में फंड ने 30-40% परफॉर्म किया और दूसरे साल में 0%, -10%, ऐसी इंस्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी आपको नहीं देखने मिलेगी लार्ज कैप में। तो ये दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। या मतलब टॉप की 100 कंपनीज हो गई इंडिया की, वो आएगी लार्ज कैप के अंदर। 101 से लेकर 250 की आएगी वो मिड कैप के अंदर, और 250 के बाद की जो आएगी वो आएगी स्मॉल कैप्स के अंदर। लार्ज कैप के अंदर जैसे आपने बताया कि सेफ्टी ज्यादा आपको मिलेगी, रिटर्न उतना हाई लेवल का नहीं होगा, मतलब 10-12% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लार्ज कैप से। और मिड कैप होता है रिटर्न भी, मतलब वो फंड ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादातर ऑन एन एवरेज 12% मिल जाता है।
12% अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिल जाएगा ऑन एन एवरेज के हिसाब से। मिड कैप के अंदर उससे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लार्ज टू स्मॉल के साइड मूव करेंगे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, और रिटर्न की भी एक काइंड ऑफ संभावना है कि रिटर्न आपको मिले, ना भी मिले और मिले भी, ऐसा ही है अगर लार्ज के टू Right. स्मॉल साइड आप डाइवर्ट होते हैं तो। Right. Yeah. और एक पर्टिकुलर स्टॉक तो अर्ली 20s के अंदर हमें, आपने जैसे कहा पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर नहीं जाना है, हमें म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही जाना है। तो कितना अमाउंट पर मंथ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन एन आइडियल कंडीशन के? बेसिकली अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो 70 to 80% ऑफ इनकम इज वेरी गुड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है और वो फॉर जस्ट 5,000 पर मंथ की अर्निंग आ रही है, तो 3 to 4,000 ही कैन इजीली इन्वेस्ट, राइट? बिकॉज कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ पैसों की इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी अमाउंट कर सकते हैं। पर मिनिमम 500 रुपए से जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो बोलता है SIP, वो स्टार्ट हो सकता है। तो मतलब जितना अर्ली हो सके वो सभी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, मतलब अर्ली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। माउंटेन आप 80-90% भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि कॉलेज के ऊपर, मेरी बात करूँ, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, हमारे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमें बस ये कहा जाता है बस पढ़ लो अच्छे से, बाकी सब हम देख लेंगे। ये बात है सही कि हम 80 to 90%, इनफैक्ट अगर बाहर खाना खाने में जाए तभी खाना खाने का अपना खर्चा ही 500 रुपये के आसपास हो जाता है। तो इससे अच्छा तो 500 रुपये से मतलब अच्छे से सेव करके हम हमने कहा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही है। और पॉकेट मनी की बात को तो हमें एटलीस्ट मिल ही जाती होगी सबको कि 500 रुपये तो एटलीस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले 5,000 रुपये उनकी इनकम ना हो, लेकिन एटलीस्ट 500 रुपये तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से। और ये क्योंकि जो स्टार्ट करना होता है ना, वही मेन होता है। पहला जो स्टेप लेना होता है ना, वही जो बिगिनिंग का जो डिसाइड करना होता है कि नहीं भाई मुझको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए, और वो सब चीजें, वही मेन चीज होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि 500,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, ऐसा समझ के डिले 3-4 साल तक तो डिले ही करते जाते हैं। फिर समझ में आता है कि अच्छा, अब मेरे पास अमाउंट अच्छी है, 5-6 हजार पर मंथ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, देन ज्यादातर लोग कंसिडर करते हैं। पर दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू थिंक। क्योंकि आपने बताया वैसे कि अगर कोई 25 की एज तक के अंदर भी इन्वेस्ट करता है, भले वो 5,000 रुपये करे, लेकिन एक ऐसा बंदा जो 18 साल की एज से 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी जो मतलब विड्रॉ अमाउंट होगी वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि पहले स्टार्ट किया, क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम के हिसाब से काम करता है। यस। ओके अनिल भाई, अभी मैं बात करूँ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एक ही चीज के पीछे पड़ी है, बिटकॉइन के पीछे। सबको ऐसा लगता है क्योंकि बिटकॉइन अच्छा, बिटकॉइन वैसा ही, और ये पहले भी बहुत चला था आगे, जहाँ पे उसकी जो अमाउंट गई थी वो 52 लाख तक गई थी, लेकिन आज मिड में ही काम करता है। मेरे नेटवर्क 27 लाख के आसपास ही है बिटकॉइन। लोगों को आज भी लगता है कि बिटकॉइन काम करेगा, डॉज कॉइन काम करेगा, तो इसके बारे में आपका क्या सजेशन है? क्या ये अर्ली 20s के लिए रिकमेंडेशन है? See, it's like get rich quick scheme। मतलब ज्यादा कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न ले लेना, वही टाइप की स्कीम है। पर क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज नियरली आई हैव रेड समवेयर दैट 6,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज आर देयर इन द मार्केट, एंड सभी हर एक दिन कोई नई क्रिप्टो करेंसी आती है, और उसमें मतलब गैम्बलिंग हो जाता है। एक दिन में 1000% रिटर्न, 100% रिटर्न, ऐसा $0.00000 $0.001 ऐसी प्राइसेस पे ट्रेड होती है। तो मतलब फॉर मी ब्लॉकचेन एंड इथेरियम इज द मेन थिंग, अदर देन बिटकॉइन एंड इथेरियम इज द मेन थिंग, and all the other currencies are just for gambling. So the technology which is used behind crypto, that
वन शो। आपने जैसे कहा वैसे ही, क्योंकि अभी जैसे बिटकॉइन आया था ना, तभी ये बिटकॉइन की प्राइस बनने के बाद ही मोर देन 70% क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बाद ही आई, क्योंकि बिटकॉइन को लोगों को लगने लगा कि बिटकॉइन बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से बाकी हम्म। करेंसी उसके बाद ही आने लगी। तो आपने कहा ये क्विक स्कीम है, तो ये ऑब्वियसली 20s की एज में तो खेलनी ही नहीं चाहिए, अनलेस अनटिल आपके नहीं, पास वो पर लोगों को कहाँ, मतलब मैंने कहा ना कि गेट रिच क्विक के लिए सभी करते ही है, क्योंकि थ्रिल मिलता है ना उसमें। स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली। में इतना कहाँ थ्रिल थ्रिल मिलता है हमको। ग्राफ ऊपर चढ़ना चाहिए, बस ग्राफ को देखने में मजा आता ग्राफ है। ऊपर जाना चाहिए। यही तो चीज है कि आप ऊपर जाएगा तभी लोगों को मजा आएगा। ऊपर से शो भी करते देख 28 लाख है, मैं कल पक्का तेरे को बता देता हूँ कल 30 हो जाएगा, उसके बाद देखता ये 40 तक तो छुएगा ही छुएगा। और उनके बाद उस फंडामेंटल की बात प्रेडिक्शंस कर। चलती रहती है। रियल लाइफ में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। एग्जैक्टली, बस प्रेडिक्शन के ऊपर ही काम होता है। हम्म। ऊपर से अगर गलती से भी अगर टाइम खराब हो, एलन मस्क का ट्वीट आ जाए कि बाय डॉज कॉइन तो डॉज कॉइन की पूरी मार्केट हिल जाती है, सब लोग डॉज कॉइन के पीछे ही भागने लगते हैं कि बिना फंडामेंटल भी चेक नहीं करते। फंडामेंटल कोई है ही नहीं डोजकॉइन में, कहाँ फंडामेंटल, उसके तो डेवलपर्स ही काम नहीं करते हैं डोजकॉइन में। एग्जैक्टली, लेकिन वो देखते ही नहीं है कि डॉज कॉइन है क्या। एक्चुअली बस डॉज कॉइन बोला, नाम देखते हैं कि डॉज कॉइन है, बाय करना, बस यही उनके दिमाग में आता है, और कुछ नहीं आता कि डॉट कॉइन के पीछे क्या फंडामेंटल होते हैं, क्या मतलब है, क्या क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। इस सब के पीछे किसी को कोई ध्यान ही नहीं होता, बस ये देखते कि इलोन मस्क ने बोला डॉज कॉइन खरीदो तो ग्राफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ये प्रेडिक्शन है ही, बस बाय करना है। ये मेंटालिटी है मेजॉरिटी की। वही सिर्फ 3-4 लोग मैनेज करते हैं वो इंडस्ट्री को। हाँ, मतलब बहुत अमीर लोग होते हैं वहाँ पे वही काम करते हैं। मैंने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ये लोग जानबूझ से करते हैं, क्योंकि उनके पास एक मेजोरिटी बिग कैपिटल बड़ा होता है, तो वो जब प्राइस कम होता है तब इन्वेस्ट कर डालते हैं, उसके बाद वो खुद ट्वीट करके या किसी भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करके उस पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस रेज कर डालेंगे, उसके बाद वो सेल कर देंगे ताकि प्रॉफिट होता है वो पंप एंड बेसिकली। डंप स्ट्रेटेजी। या डेफिनेटली। हम्म। और ये नहीं, क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है ना, इसलिए सभी चलता है, उसमें कहाँ कोई रेगुलेशन आएगा। ये नहीं सुनने में आई कि आरबीआई अपनी कुछ करेंसी लाने वाली है, तो वो देखते हैं कि नो क्या। आइडिया ब्रो। नो आया क्रिप्टो और वो चीज में अभी नहीं। गवर्नमेंट जब भी कोई स्टेप्स लेगी कि यस हम अलाउ करते हैं और हमारी कोई करेंसी है, तब देखेंगे कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तब इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज तो कोई प्लान नहीं है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट का। एग्जैक्टली, मतलब कुछ है ही नहीं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते भी है, आप उनसे भी पूछो, वो कहेंगे जब आपके पास फालतू का रुपया पड़ा हो तभी आपने इन्वेस्टमेंट करना था, मतलब तो क्या ही समझे अभी हम, क्योंकि वहां पे आज का अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आपने 10 रुपए पे भी ली, तो कल को कोई भरोसा नहीं है कि उसके 2 रुपए भी हो सकते हैं, 1 रुपए भी हो सकते हैं, हाँ, कम्प्लीटली मतलब कोई वॉलेटाइल। गारंटी नहीं, टोटली और स्पेक्यूलेशन के बेसिस पर ही चल रहा है ना। क्रिप्टो मतलब स्पेकुलेशन ही है। हम्म। आगे बात करें कि टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज है उनका क्या, मतलब एडटेक कंपनी ले लीजिए आप, जोमेटो जैसी कंपनी ले लीजिए जो टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर है, उन कंपनी का फ्यूचर आप क्या देखते हैं आने वाले 10-20 सालों के अंदर। सी मगर अब की बात करें तो अभी तो वो लॉसेस में है। ज्यादातर जो टेक कंपनीज के आईपीओ आएंगे, जोमेटो हो गया, फिर पेटीएम, नाइका इज प्रॉफिटेबल, पॉलिसी बाजार इज प्रॉफिटेबल, देन मतलब ज्यादातर आईपीओ जो टेक बेस्ड स्टार्टअप्स का जो आएगा वो लॉस में ही है। पर हमको लॉन्ग टर्म का देखना है कि वो कैसे डेटा का यूज करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो जोमेटो की बात करूँ तो जोमेटो 10 साल में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया बाहर भी ऑपरेशंस का एक्सपांशन हो सकता है, फिर क्लाउड किचन के बिजनेस में भी बहुत पोटेंशियल है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब फॉर जोमेटो आई वुड से 10-15 years एटलीस्ट।
अभी का तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो आईपीओ की वजह से स्पेक्यूलेशन चल रहा है, कभी होता है 140, कभी कोई ब्रोकरेज हाउस ऐसा बोलता है कि इसकी एक्चुअल प्राइस तो सिर्फ 45 रुपीज ही है। तो एक्चुअली न्यूज वी है। नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द शॉर्ट रन, राइट। या जैसे वो न्यूज आई थी बेसिकली, तो वहां पे जोमेटो का आईपीओ का ग्राफ डायरेक्ट डाउन गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा सीढ़ी ऊपर जा रहा है। हाँ मतलब वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। जोमेटो को आईपीओ की बात करें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, वहां पे कभी लॉस नहीं आपको मिलेगा। ये बात सच है कि आईपीओ के अंदर लॉस नहीं मिलता? होता है मतलब ऐसा थंब रूल कोई इन्वेस्टमेंट में होता ही नहीं है कि कोई 100% आपको ऐसा मिलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं होता, पर अब अभी जो पब्लिक सेंटिमेंट होता है ना उस पे सभी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मार्च 2020 में आया था एसबीआई कार्ड का आईपीओ। एसबीआई कार्ड बहुत अच्छी कंपनी, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी कोरोना वायरस की वजह से मतलब 4 या 5 दिन में ही बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया था। आईपीओ का मतलब ये होता है कि अगर पब्लिक में ट्रेंड चल रहा है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे मिल रहे हैं, तो सभी कंपनीज के फंडामेंटल, कंपनी क्या करती है, इवन कंपनी का नाम देखे बिना ही आईपीओ में लगा देता है अपना पैसा, ऐसा भी होता है। पर जब भी जो मार्केट का डाउन टर्न शुरू होता है तब वी नेवर नो कि कब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करे, मतलब कभी हमारे मिनिमम जो 15,000 का इन्वेस्टमेंट होता है वो 10,000 हो जाए, 7,000 हो जाए, वी नेवर नो। So it's not like it's 100% you will get money if you invest in IPO. मतलब पब्लिक के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पब्लिक से परसेप्शन क्या है। जैसे जोमेटो का लोगों की बात करे थे कि जोमेटो सबके दिमाग में था कि आईपीओ अच्छा है। इनफैक्ट मेजोरिटी ने फंडामेंटल चेक ही नहीं किए होंगे, बस नाम देखा जोमेटो। कोई नहीं, हाँ मतलब वही होता है। मतलब अभी जो इंडिया का जो कोरोना के बाद का जो ट्रेंड है वो ये है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इन्वेस्टमेंट में। पहले 2016-17 में क्या होता है कि मतलब यंगस्टर्स को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब मार्केट क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट होता है, मतलब यंगस्टर्स को कोई इतना आइडिया नहीं था। पर अभी जो यूट्यूब में है, फिर इंस्टाग्राम में जो मतलब कंटेंट है, उसमें से इससे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होके आईपीओ और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो इनफ्लो होता है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा आता है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा इन्वेस्टमेंट का रियलाइज हुआ है करना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, व्हाटएवर, बट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा रियलाइज हुआ है। इसीलिए सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आईपीओ की प्राइस, सभी आईपीओ की प्राइस हाई में खुल रही है, क्योंकि मतलब सभी को पैसा लगा नहीं है, सबके मतलब ऐसा हो रहा है। डेफिनेटली सबको मतलब यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भी है, करने के लिए विल पावर भी है, नहीं कर भी देंगे। लेकिन जब बात आती है कि वहाँ पे स्टॉक की स्टडी करनी होती है, तो वहाँ पे जो पोर्शन देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ये मेजोरिटी को यही है कि हमें स्टॉक के अंदर कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, बस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपने फ्रेंड से पूछ लिया कि ये स्टॉक के तेरे अकॉर्डिंग क्या है, वो बोलेगा अच्छा है तो डाल देते हैं पैसे, क्या दिक्कत है। यही सारी चीजें होती है। मतलब हम इट्स लाइक हम एसेट ही कोई परचेज कर रहे हैं, पर अमाउंट छोटी बड़ी हो सकती है, पर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम कोई घर परचेज करना है, होम परचेज करने जा रहे हैं, तो हम हमारे फ्रेंड्स का रिकमेंडेशन ले कि हमें ये घर परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी अंडरस्टैंडिंग से हम होम परचेज करते हैं, हम कोई दूसरों का रिकमेंडेशन नहीं लेते। और वहाँ पे अगर आईपीओ को तो छोटे स्टॉक मार्केट की बात कर, तो यही जो चलता है कि तेरे को क्या लगता है बढ़ेगा, वो हाँ बोलता है तो बस ले लेते हैं स्टॉक, क्या दिक्कत है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। स्मॉल पेनी स्टॉक्स या फिर फॉर एग्जांपल 15, 20 और लेस देन 20 रुपीज के स्टॉक में पैसा लगाते हैं ना, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अगले मतलब 2-3 साल में इसका मतलब फॉर एग्जांपल 10 रुपए का स्टॉक की प्राइस है, 20-30 रुपए हो जाएगी, तो हमारे पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे सिर्फ 1 या 2 साल में, और वो सब के लिए
मतलब वो कंप्लीटली गैम्बलिंग ही हुआ ना, मतलब कोई Completely सेंस नहीं gambling। बनता उसमें। यही सारी चीज़ें गैम्बलिंग और यही सारी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में किसी स्टॉक को देखने जाएंगे चूज करने के लिए, जैसे कि हम सब सुनते हैं कि हमें उसकी बैलेंस शीट पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सवाइजेड करनी चाहिए, तो वो मेजोरिटी लोग करते ही नहीं है। अब यहाँ से जैसे कि आपने रिकमेंडेशन किए ही दिए कि हमें स्टॉक को चुनना तो नहीं ही चाहिए, बेसिकली अर्ली 20s के अंदर हमें निफ्टी 50 जैसे फंड्स को ही चुनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी हो कि वो जानना चाहता है स्टॉक्स के बारे में, तब जैसे कि बुक्स तो होते हैं वो अच्छी होती है, तो आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे? पहले ही तो जो बेस्ट बुक है, जो इन्वेस्टमेंट की बाइबल बोलते हैं, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और देन वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय मतलब पीटर लिंच आई गेस। सो ये दो बुक मैं रिकमेंड करूँगा। और उससे पहले जो है वो साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो बहुत अच्छी बुक है। वो मतलब बता देती है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। तो या साइकोलॉजी ऑफ ये भी मनी मतलब मनी के इम्पोर्टेंस के लिए, मनी के बारे में या जो लोगों का परसेप्शन है वो चेंज कर देगी आपका। मतलब और जो मतलब उसमें जो शॉर्ट स्टोरीज दी गई हुई है, उसमें ऐसा मेंशन किया हुआ है कि मतलब कैसे कैसे तरह की मिस्टेक्स आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो आप पहले ही पढ़ लेते हो तो ऐसा चांस कम हो जाता है कि आप सेम मिस्टेक रिपीट करो। प्रिपरेशन इज बेटर थिंग। या तो मतलब होता है क्या कि मेरे पास भी बुक पढ़ी थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि आपने भी पढ़ी तो आपको पता है वो शायद 600 से 800 पेजेस के कुछ बिट्स की बुक है। इतनी बड़ी बुक कंप्लीट करना, और जो लैंग्वेज भी है ना वो बहुत हैवी है, हैवी लैंग्वेज एक्चुअली, क्योंकि वहाँ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे आप एक चैप्टर कंप्लीट करने बैठते हैं। जनरल बुक्स क्या होते हैं, मैं जनरल जो भी बुक्स पढ़ता हूँ वो इजी लैंग्वेज के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल द पावर ऑफ हैबिट ले लीजिए, रॉबर्ट कियोसाकी की पेक ले लीजिए, उसकी लैंग्वेज इजी है, तो वो आप इजीली एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं 2-3 दिनों के अंदर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना दिक्कत है। तो ऐसे में आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ वेबसाइट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पढ़ने चाहिए या जो इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन हो जाए, या ऐसी कोई बुक्स? इजी लैंग्वेज के लिए तो मतलब यूट्यूब पे ही जो समरीज होती है, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की समरी होती है, और फिर बुक्स का जो होता है वो इन डेप्थ एनालिसिस अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का जो बहुत ही अच्छा और जो मेन चैप्टर बोलता है वो चैप्टर नंबर 8 है, मुझे चैप्टर का नाम नहीं मालूम, पर उसकी जो आप वीडियोस देखोगे तो आपको एक्चुअल आइडिया आ जाएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, और वो सभी चीज़ें आपको मतलब मालूम हो जाएगी। क्योंकि जो क्रिएटर होता है वो ऐसे वीडियो बनाता है क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो बुक है वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ऐसे वर्ड्स आता है कि किसी को अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ पता नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा। हाँ, जैसे गोल्डन बियर की गेम हो गई, तो गोल्डन बियर तो पहले तो ये नहीं पता गोल्ड और बियर की गेम है। यस, इट इज रिकमेंडेड कि आप बुक पढ़े, लेकिन जब तक समझ में नहीं आ रही चीजें तब आप कुछ पहले बेसिक नॉलेज के लिए यूट्यूब के ट्यूटोरियल या ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, उसके बाद बुक्स पढ़ सकते हैं। रिकमेंडेशन तो बुक ही रह गया है, राइट? यस, नहीं, बुक इज मच रिकमेंडेड। आने वाले फ्यूचर के अंदर आप क्या देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो नॉलेज वाले जो कुछ स्टार्टअप्स होते हैं बेसिकली, जो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, या ऐसे यूट्यूब चैनल्स होंगे, तो उनका फ्यूचर क्या आपको ब्राइट दिखता है? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हाइप पे है सारी चीजें इन्वेस्टमेंट। हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो है, पर कैसे आप मोनेटाइज करते हो अपने चैनल को, अपने कंटेंट को, अपने स्टार्टअप को, वो ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि कंसल्टिंग हो गई या फिर एडवाइजरी हो गई, उसमें इंडिया पर्सपेक्टिव से जाए तो उतना पैसा नहीं है इस फील्ड में, पर लाइक पेड पार्टनरशिप और वो सब की बात करें तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो अब दो साइड्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, लाइक प्रोज एंड कॉन्स, दोनों कंसिडर करके कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है,
उन्हें थोड़ी बहुत समझ में आते भी है, तो वो कहते हैं कि चलो कुछ इसके तो कुछ मोनेटाइजेशन हो पाए तो यस। अब अपने पॉडकास्ट को एंड करते हुए आप यहाँ पे हमारे चैनल पे आए, इसलिए आपको बहुत शुक्रिया। और आशा करते हैं कि जब कोई नई इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब आरबीआई कोई नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, तभी हम आपके साथ बात कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग। फॉर श्योर एनी टाइम ब्रो। थैंक यू।